सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल हम किसको कहते हैं? एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन इज ए प्रोजेक्टाइल। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर हम उसको वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकेंगे वो सीधा जाएगा और ऐसा सीधा गिरेगा। ये वाला मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, जिसको प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे। वर्टिकल छोड़ के आप किसी भी डायरेक्शन में फेंकिए अदर देन वर्टिकल, तो यहां से हमने ये वर्टिकल डायरेक्शन है और इसको छोड़ के यहां अगर इसको थ्रो किया, दिस विल गो लाइक दिस एंड डाउन। दिस मोशन इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां से इधर थ्रो किया, दिस मोशन इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। सो एनी ऑब्जेक्ट which is thrown in a direction other than vertical makes a projectile motion. What happens in a projectile motion? Answer is the projectile motion is motion in a plane. In a plane. देखिए तीन तरह के मोशन आपने पढ़े हैं, एक स्ट्रेट लाइन में, दूसरा प्लेन में और तीसरा स्पेस में, 3 डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन में कौन सा होता है? जैसे एक मोटरसाइकिल स्ट्रेट चलती है, एक गोली ऑलमोस्ट स्ट्रेट चलती है, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, थोड़ी दूर तक। ओके, अगर यहां से एक ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा, तो इसका हम देख रहे हैं यहां पर और यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। यहां पर इतना एक्स था और यहां पर इतना एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। और यहां पर इसका y इतना था, यहां पर इसका y इतना हो गया, y भी चेंज हो गया। x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन z चेंज नहीं हो रहा। z अंदर है या बाहर है, ये ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, यानी अंदर की तरफ बाहर की तरफ मोशन नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है? ये कैरेक्टरिस्टिक एक प्लेन की होती है। इस प्लेन के ये जितने पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब ना अंदर है ना बाहर है। यानी इसका क्या नहीं चेंज हो रहा है? z। सिर्फ इसके पास क्या चेंज हो रहे हैं? x और y। ये है एक प्लेन। तो जिस मोशन में जिस पार्टिकल के x और y कोऑर्डिनेट भले चेंज होते हो, z चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एक प्लेन में चल रहा है, ना तो वो अंदर जाता है ना बाहर आता है। अगर अंदर बाहर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? वो स्पेस में चल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है? मोशन इन ए प्लेन। अच्छा, ये मोशन इन ए प्लेन है। अब ये प्रोजेक्टाइल क्यों बनता है, कैसे बनता है? इस प्रोजेक्टाइल में 2 तरह के मोशन होते हैं। हम देख रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में भी यहां से यहां गया, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, यहां से यहां गया तो इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा। तो यहां से जब ये यहां पहुंचता है तो ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है या y डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो आंसर है दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट्स ए 2 डायमेंशनल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्टाइल क्यों बनते हैं? स्ट्रेट लाइन में ये चीज क्यों नहीं जाती है? तो इसके लिए हम स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल की कंडीशन। जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो हम उसको 2 तरह की वेलोसिटी देते हैं। कौन से 2 तरह की वेलोसिटी देते हैं? हमने उसको ऐसे थ्रो किया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि हर वेक्टर के हम अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट बना सकते हैं। अगर ये चीज इधर जा रही है तो हमने यहां से इधर परपेंडिकुलर बनाया, इधर परपेंडिकुलर बनाया, तो ये किसके बराबर है? दिस प्लस दिस। ये 2 वेक्टर का सम किसके बराबर है? इसका मतलब अगर हमने इसको ऐसे वेलोसिटी दी तो हमने इसको 2 वेलोसिटी दी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंकेंगे कि उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मिले और वर्टिकल वेलोसिटी भी मिले, दोनों मिले, तो वो प्रोजेक्टाइल बनाएगा। ठीक है, 2 डायमेंशन मोशन में चला जाएगा, प्रोजेक्टाइल भी बनता है और इसमें सर्कुलर मोशन भी बनता है, दोनों होते हैं। फिलहाल अभी हम ये स्टडी कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल में उसके पास कितनी तरह की वेलोसिटी होती है? 2 तरह की वेलोसिटी होती
होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। ये जो इसकी वेलोसिटी है, मान लीजिए इस वेलोसिटी का नाम हमने दिया u, तो ये वाली जो वेलोसिटी है उसे हम कहेंगे u हॉरिजॉन्टल या u इन x डायरेक्शन। इसका नाम हम देंगे u इन y डायरेक्शन। तो ux प्लस uy, ux प्लस uy, ये दोनों मिलाकर क्या बनेंगे u। मैग्नीट्यूड का इक्वेशन क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड बनेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस uy के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ux होगा कितना u के कंपैरिजन में, तो इसको भी हमने ज्योमेट्री से निकाला इस एंगल से। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से भी बना सकते हैं। ये कितना होगा u sin u cos थीटा। देखिए ये कंपोनेंट जो कि ux है डिवाइडेड बाय u का कंपोनेंट, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos थीटा। सो बेस इज इक्वल टू, ये इधर चला गया u और cos थीटा। तो x की थीटा के साथ लगने वाली डायरेक्शन में, x और y से मतलब नहीं है, थीटा के साथ जो लगती है वो वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है, ये याद, कौन सा होता है cos थीटा। मान लीजिए ये वेलोसिटी है, इसका नाम है v, तो ये एंगल है अल्फा, तो इस v का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, v cos अल्फा। अल्फा के साथ जो लगा हुआ है वो कौन सा होता है, v cos अल्फा। और ये वाला कंपोनेंट देखिए uy अपॉन u, ये किसका फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस sin थीटा। तो uy किसके बराबर हुआ, u sin। तो इधर वाली वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है u cos थीटा, और एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होती है u। इस u के बदले में हम मान सकते हैं कि ये दो डायरेक्शन में जा रहा है, और ये दोनों डायरेक्शन, एक इधर है और एक इधर है, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक x डायरेक्शन में तो एक y डायरेक्शन में, ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दो मिलेंगे। ओके, ये कंपोनेंट करने का तरीका भी हमको मालूम है। फिर से हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, सर जब ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा तो 3 डायमेंशन नहीं रहेगा? नहीं, हवा में रहेगा तो 3 डायमेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हवा में रहते हुए भी वो z की तरफ नहीं मुड़ रहा है। स्ट्रेट ही जा रहा है। हाँ, या तो उसका x चेंज हो रहा है या उसका y चेंज हो रहा है, तीसरी डायमेंशन नहीं चेंज हो रही। और 2 डायमेंशन वाले मोशन को क्या बोलेंगे, मोशन इज ए प्लेन, क्योंकि एक प्लेन में 2 डायमेंशन चेंज होती है, तीसरी चेंज नहीं है। और यदि सर बॉल को अगर थ्रो करेंगे और वो जिगजैग पाथ में ऊपर से नीचे, जिगजैग पाथ में नहीं जा सकते। एक बार उसने हमारे हाथ को छोड़ दिया तो वो मुड़ नहीं सकती है, उसको सीधा ही जाना है। ओके, ये लॉज ऑफ मोशन में पड़ेंगे। ओके, यहाँ से हमने इसको थ्रो किया, यहाँ पर हमने कुछ वेलोसिटी दी, तो इसके लिए तो हम डिफरेंट टर्म्स यूज करने वाले हैं। उन टर्म्स को जरा देखिए। यहां से हमने इसको एक वेलोसिटी दी u, इस u को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये u हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये एंगल थीटा बनाता है, तो थीटा को हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो इसका रास्ता बनता है
इस रास्ते को हम कहेंगे इसकी ट्रेजेक्ट्री। दिस इज ट्रेजेक्ट्री और द पाथ। और ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल। दिस इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां पर जब ये पहुंचता है उस समय ये अपनी सबसे ज्यादा हाइट पे रहता है। सो दिस हाइट h is the maximum height, we call it h max, height maximum। यहां से हमने ग्राउंड से थ्रो किया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी दूर जाकर ये गिरा, यहां से बॉल को फेंका उतनी दूर जाकर गिरा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है अर्थ पे, इसको 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 नहीं नापना, इसको नापना है, इसको मेजर किया, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस वी कॉल r। r इज फॉर रेंज, या पूरा नाम है इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज मैक्सिमम हाइट, दिस इज ट्रेजेक्ट्री, दिस इज एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद और छोटी छोटी टर्म्स देखिए। किसी भी टाइम पर ये यहां से यहां तक पहुंचा है, जब ये यहां से यहां तक पहुंचा है तो ये क्या कहलाएगी? इसकी हाइट। लेकिन मैक्सिमम हाइट नहीं, मैक्सिमम हाइट ये वाले की। और ये क्या है? हाइट। इस समय तक टाइम कितना बीत चुका है? t। तो t टाइम पर इसकी हाइट ये है, सिंपल। t टाइम तक इसका डिस्टेंस ये है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आंसर है यहां पर ये है इसकी वेलोसिटी, दैट इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट। यहां पर ये है इसकी वेलोसिटी टेंजेंट एट दिस पॉइंट। यहां पर ये है इसकी वेलोसिटी टेंजेंट एट दिस पॉइंट, और यहां पर टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो ये सब टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करती हैं? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन उसका कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू सब जगह अलग अलग हो जाएगी। वैल्यू कैसे अलग अलग होगी उसको अब हम आगे स्टडी करेंगे। ये जो टर्म्स है ये सब आपको समझ में आए, तो ये टर्म्स को सब नोट करिए। अगली चीज है प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है, ऐसी शेप क्यों आ जाती है। इसमें कंपलसरी चीजें देखिए। ये जो u वेलोसिटी है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ वेलोसिटीज। वन इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वन इज वर्टिकल वेलोसिटी। ये दो वेलोसिटी हैं। अगर ये दो वेलोसिटी को हम कंबाइन करें, दिस प्लस दिस, तो ये पैरेललोग्राम बनाया और ये वेलोसिटी बन गई। तो ये वेलोसिटी, ये दो वेलोसिटी के बदले में अकेली एक रिजल्टेंट वेलोसिटी है। बेसिकली इस वेलोसिटी में कॉम्बिनेशन है दो वेलोसिटीज का। कौन कौन सी? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये वेलोसिटी u x डायरेक्शन में कितनी होती है? u cos थीटा, और ये वाली वर्टिकल डायरेक्शन में होती है u y, और इसकी वैल्यू क्या होती है? u sin थीटा। अब इन दोनों वेलोसिटीज के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस डायरेक्शन में इसको कोई रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन नहीं मिलता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो किधर है? ऊपर। ये जो वेलोसिटी है, यहाँ जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचती है और उधर एक रिटार्डेशन काम करता है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम करता है, जी, स्मॉल जी, ये आपने पढ़ा। तो ये जो ऊपर की वेलोसिटी है ये कम होते चले जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें रिटार्डेशन नीचे की तरफ लगता है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है। तो ये वाला मोशन जो है इसका, ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है, इस हॉरिजॉन्टल मोशन में इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये वाला मोशन बिना एक्सेलरेशन का होता है। तो बिना एक्सेलरेशन के मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन।
So horizontal motion is having uniform velocity, और ये वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा। सर एयर रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा? करेगा, अभी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है, नेग्लिजिबल, प्रैक्टिकली करता है, लेकिन अभी हम कैलकुलेशन में नहीं ले रहे। अदरवाइज फिर आप बोलोगे हवा धीरे चल रही कि तेज चल रही है, ईस्ट की तरफ चल रही है कि नीचे की तरफ चल रही है, फिर उसको कंसीडर करो, उसको भी फॉर्मूले में डालो, ठीक है। पर ये सारी चीजें पक्का है इफेक्ट करती है, हर चीज को करती है। अभी हम उसको नहीं बना रहे, अभी हम कैसा फॉर्मूला बनाएंगे बिना हवा वाला, ठीक है। बाद में एयर का इफेक्ट क्या हो सकता है उसको ऐड कर सकते हैं, एक बार कोई रिजल्ट पे तो पहुंचेगा, ठीक है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये कैसी वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म। अगर ये वेलोसिटी में कोई रिटार्डेशन नहीं होता तो बताइए ये वेलोसिटी कब खत्म होगी, तो आंसर है कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि रिटार्डेशन तो है ही। इसका मतलब जितनी देर ये हवा में रहेगा, प्रोजेक्टाइल का यहां जाना और यहां आना, इसको कहते हैं फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट क्यों? क्योंकि हवा में, इसीलिए इसका नाम फ्लाइट। ओके, तो जितनी देर तक फ्लाइट चलती है उतनी देर तक ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में ना एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन। यानी यहां पर अगर ये वाली वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो यहां पर भी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, टकरा कर रुक गया तो फिर रुक गया। तो जितनी देर तक फ्लाइट में रहेगा उतनी देर तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी। इस चीज को बिल्कुल थंब रूल याद कर लीजिए, इसमें कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा एक ही वैल्यू की रहेगी, और वो वैल्यू कितनी है, u cos थीटा। दूसरा, वर्टिकल वेलोसिटी का क्या होगा? अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के फॉर्मूलाज हमने पढ़े। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक ही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बस, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक ही फॉर्मूला होता है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, इसलिए वो 1 2 3 फॉर्मूले नहीं होते। अब यहां आते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में जी काम करता है, तो ये कैसा मोशन हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसमें सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at, और तीसरा फॉर्मूला सब लगेंगे किसमें, वर्टिकल। तो वर्टिकल मोशन की जो वेलोसिटी है u sin थीटा, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। वर्टिकल मोशन ये कैसा है, एक्सेलरेटेड। जी किधर काम करता है, नीचे की तरफ। कौन से मोशन में, वर्टिकल। अब ये एक बड़ी मजेदार चीज है, प्रोजेक्टाइल एक ऐसी चीज है जिसमें 2 मोशन काम कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, कभी नहीं बदलता, लेकिन वर्टिकल मोशन हमेशा बदलता है। जैसे हमने एक बॉल को ऐसे फेंका, यहाँ उसकी वेलोसिटी है 10, यहाँ 9 8 7, लास्ट में जाके 0, फिर 0 से 1 2 3 4। वर्टिकल मोशन ऐसे, जितनी देर तक ये वर्टिकल मोशन रहेगा वेलोसिटी बदलती रहेगी, और हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती, एक जैसे चलती। प्रोजेक्टाइल में क्या है, तो आंसर है प्रोजेक्टाइल में दोनों का कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल बॉडी तो एक ही है, उस एक बॉडी के पास दोनों वेलोसिटी है, लेकिन ये दोनों वेलोसिटी का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग। वर्टिकल वाली एक्सेलरेटेड मोशन और हॉरिजॉन्टल वाली यूनिफॉर्म मोशन।
ये वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड है और इसमें जी काम करेगा, तो इसमें हमारे तीनों फॉर्मूले काम करेंगे और ये b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2b और इसमें एक ही फॉर्मूला है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, ये वर्टिकल के लिए। अच्छा, अब किसी भी पॉइंट पर पहले समझ लीजिए, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो हमने ना वेक्टर में एक बड़ी अच्छी टेक्निक सीखी है। जब हमारी इच्छा होगी एक वेक्टर को तोड़ के हम दो कर देंगे, एक को तोड़ के दो, रिजोल्यूशन। दूसरा, जब भी हमारी इच्छा होगी दो वेक्टर को जोड़ के हम एक वेक्टर बना देंगे, दैट इज रिजल्टेंट। एडिशन करना आता है। अच्छा, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कौन सा वेक्टर नहीं बदल रहा? u cos थीटा। u cos थीटा वो मैग्नीट्यूड है, ux नहीं बदल रहा है। तो हर जगह पर ux कितना रहता है? ux 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 हर जगह पर वो उतना ही रहता है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ux के साथ इतना बड़ा uy, थोड़ी देर बाद uy छोटा हो गया। अगर ये ऐसा छोटा हो गया, क्यों? रिटार्डेशन का कारण छोटा हो गया, तो हमने इस दोनों का पैरेललोग्राम बनाया और देखिए ये डायरेक्शन है, ये वाला। पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये आ गई। अब हम यहां पहुंचते हैं तो यहां पर uy जो ऊपर की तरफ है वो 0 हो चुका है। 0 हो गया तो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन बची? ux, हॉरिजॉन्टल कुछ। फिर जब हम यहां पहुंचते हैं तो वो नीचे गिर रहा है, तो ये बना है uy और ये है ux, वो उतना का उतना ही, दोनों का कॉम्बिनेशन हमने किया, ये क्या बना? रिजल्टेंट। फिर जब यहां पर आया तो ux तो उतना ही है, uy इतना बड़ा हो गया, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन किया, ये आ गया। तो हम क्या देखते हैं, ये uy यहां है, ये वाला uy यहां है, ऐसा रिजल्टेंट आया। ये वाला uy, तो uy का साइज देखिए, यहां इतना बड़ा, यहां इतना छोटा, यहां इतना छोटा, यहां पर 0, यहां पर नीचे, यहां पर और इतना बड़ा, यहां पर इतना बड़ा, और लास्ट में आके फिर से जितना इधर था उतना बड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक बॉल को जब हम ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकते तो यहां इसकी वेलोसिटी है 20, यहां इसकी वेलोसिटी हो गई 15, यहां इसकी वेलोसिटी 10, यहां 5 और यहां पहुंची तो 0, फिर नीचे गिरता है, यहां 0 से 5, यहां पे 10, यहां 15 और यहां आया फिर से 20। ये वर्टिकल मोशन। अब अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में खिसकता हुआ न देखें तो ये बॉल ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इसके पास एक ये वाला मोशन है, दूसरा इसके पास ये वाला मोशन है। ये मोशन में ये कैसा जा रहा है? ux से और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते जा रहा है, नो एक्सेलरेशन। ये दोनों अलग अलग मोशन हैं। तो जब हमको हॉरिजॉन्टल की कैलकुलेशन करनी होगी इससे करेंगे, वर्टिकल की करनी होगी इससे करेंगे, और जब रिजल्टेंट की करनी होगी तो किससे करेंगे? तो आंसर है रिजल्टेंट निकालना तो हमको बड़े आराम से आता है। अगर ये ux है और ये uy है, ये एंगल हमेशा कितना रहेगा? 90, हमेशा 90 रहेगा, क्योंकि एक डायरेक्शन x है और एक y है। अगर ये एंगल 90 है तो रिजल्टेंट हमको किससे मिलने वाला है? ये ux का स्क्वायर और uy का स्क्वायर। ux क्या चीज है? u sin थीटा, और ये u cos थीटा, सॉरी ये u cos थीटा, u sin थीटा, ये यहां पर थे। यहां जाएंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्यों? वर्टिकल की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है थोड़े थोड़े टाइम में। तो यहां पर अगर ये वाली वेलोसिटी 20 है तो यहां पर थोड़ी देर बाद 15 होगी, थोड़ी देर बाद 10 होगी, फिर 5 होगी, फिर 0 होगी, फिर 5 होगी, फिर यहां पर 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी।
वर्टिकल वेलोसिटी ऐसे 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 और हॉरिजॉन्टल हर जगह एक जैसे। तो जब भी हमसे वेलोसिटी पूछी जाएगी कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है तो हम कैसे निकालेंगे, टेक्निक याद रखिए। कैसे निकालेंगे तो आंसर है हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक निकालेंगे ux और दूसरा कैलकुलेट करेंगे uy, अलग अलग मेथड से। जब दोनों हम निकाल लेंगे तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, और उससे हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी निकालने का तरीका। फिर से जब हम प्रोजेक्टाइल की कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो कैलकुलेशन करने का तरीका समझिए। प्रोजेक्टाइल की कैलकुलेशन में शुरू में ही मोशन को दो डायरेक्शन में तोड़ दिया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्या चीज दोनों मोशन में एक साथ चलती है तो आंसर है टाइम। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है। यहां से ऑब्जेक्ट उड़ा यहां पहुंचा 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी को जोड़ेंगे तो यहां की वेलोसिटी मिलेगी। तो कॉमन क्या चीज दोनों में ली जाती है? टाइम। ये याद रखिए। तो कोई भी शुरू में ही हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी में कंपोनेंट निकाल लेते हैं और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन है हॉरिजॉन्टल की कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल में करते हैं और वर्टिकल की वर्टिकल में करते हैं। अगर कभी वेलोसिटी निकालने की जरूरत पड़ी तो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अदरवाइज वर्टिकल डिस्टेंस अगर निकालना है तो कौन सी वेलोसिटी काम में आएगी? अगर हमको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो काम में कौन सी वेलोसिटी आएगी? वेक्टर में आपने नियम पढ़ा है, जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना है उस डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो अगर वर्टिकल डिस्टेंसेस निकालने हैं, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमेशा किससे निकलेगा? यस, वर्टिकल वेलोसिटी से u sin थीटा से। और अगर हमको रेंज निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो किससे निकलेगा? यस। तो रेंज निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट निकालने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे हाइट का, ut प्लस हाफ at। समझ में आया? फिर से दूसरा थंब रूल याद रखिए। पहला हमने क्या याद किया था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती और वर्टिकल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के फॉर्मूलास के अनुसार चेंज होते रहती है। दूसरी चीज हमने ये क्या याद की? शुरू में हमको वेलोसिटी को तोड़ देना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग चलेगी। तीसरा, जहां जहां हाइट की कैलकुलेशन होगी कौन सी वेलोसिटी यूज की जाएगी? u cosine थीटा। यस, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। और जहां जहां हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है वहां कौन सी यूज की जाएगी? यस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इसके थोड़े थोड़े थंब रूल पढ़े। एक नेक्स्ट चीज जिससे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट किस वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे? नहीं, दोनों पे नहीं, ये डिपेंड करता है वर्टिकल पे। वर्टिकल वेलोसिटी अगर खत्म हो गई तो उसका मतलब उसका उड़ना बंद। यहां से ऐसे उड़ा तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल के कारण ऐसे गया। देखो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और बारीकी से मिलाओ, ये ऐसा चला, ये चलते जा रहा है। इसके पास कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल इसके पास हमेशा है। तो यहां से ऐसा चला, इसके पास हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, और ये जमीन से टकराएगा। जमीन से वो कब टकराएगा? जब जैसे ही जमीन से टकराएगा, ग्राउंड से टकराया, कौन सी वेलोसिटी खत्म होगी? वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो। तो जब वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो गई तो फ्लाइट खत्म हो गई।
हॉरिजॉन्टल तो हमेशा एक लास्ट मोमेंट तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसके पास उतनी ही थी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी में डिस्टेंस उसके पास खत्म हो गया, वेलोसिटी खत्म नहीं हुई, डिस्टेंस खत्म हो गया। तो जब वर्टिकल मोशन खत्म हो जाता है तो फ्लाइट खत्म हो जाती है। तो इसलिए जब हमको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है देन वी गो फॉर वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीजें हुई इसको नोट कर ली। किसी भी टाइम पर, जैसे ये टाइम है, इस टाइम पर इसकी डायरेक्शन ये है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नहीं बना रही है, यहाँ थीटा था, ये एंगल बदल गया है। मान लो ये एंगल है अल्फा, तो ये अल्फा किसके बराबर होगा? इस समय ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल, ये वाला वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर हुई? v/vx। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। ये एक फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए याद रखिए। किसी भी टाइम पर डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी? vy अपॉन vx। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल कैलकुलेशंस। प्रोजेक्टाइल की जो क्वांटिटीज आपने लिखी थी वो क्वांटिटीज की कैलकुलेशन। तो कैसी कैलकुलेशन? इसका ये मतलब है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, हमारे पास दो डाटा अवेलेबल है। एक डाटा हमने कितना एंगल बनाया, दूसरा कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया। तीसरा डाटा जो हमेशा हमारे पास है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ उसको खींचा जाता है। ये तीन चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। कौन कौन सी? u, थीटा और g। ये हमारे पास गिवन क्वांटिटीज हैं, गिवन क्वांटिटीज। ओके, हम निकालना चाहते हैं कि ये फ्लाइट कितनी देर चलेगी, कितनी दूर जाकर गिरेगी, कितनी हाइट तक पहुंचेगी, ये सब चीजें हम निकालना चाहते हैं। यही क्वांटिटी हमको गिवन है, तो किस तरह से निकालेंगे? इसके लिए जो अभी तक हमारा नॉलेज है वो सफिशिएंट है। छोटी छोटी डेरिवेशन करके हम इसका एक्सप्रेशन बना लेंगे। अगर हम चाहें तो उस डेरिवेशन का मेथड याद कर ले, जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें वो हम मेथड लगा सकते हैं, या हम चाहें तो डेरिवेशन का रिजल्ट को याद कर लें कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये रिजल्ट था और डायरेक्ट वैल्यू करिए, वैल्यू निकल आएगी फॉर्मूला रख के। ठीक है, इसके लिए पहले आपको बड़ा क्लियरली डिफरेंशिएट करना है कि प्रोजेक्टाइल दो टाइप के होते हैं। हमारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जो प्रोजेक्टाइल लिया गया है वो प्रोजेक्टाइल किस टाइप का है वो आपको चेक करना है। देखिए कैसे हमने दो भाग उसके बनाए। एक प्रोजेक्टाइल वो होते हैं, ये ग्राउंड है, एक प्रोजेक्टाइल हमने ग्राउंड में कहीं से थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया, ये ऐसा जाएगा और ऐसा गिरेगा। जिस लेवल से स्टार्ट किया उसी लेवल पर जाकर गिरा, हाइट में कोई अंतर नहीं। ये एक प्रोजेक्टाइल। दूसरा प्रोजेक्टाइल जो बहुत प्रैक्टिकल वो भी होता है और बहुत यूज में आता है, वो ऐसा प्रोजेक्टाइल है, ये ग्राउंड है, यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया हॉरिजॉन्टल। कैसे? जैसे यहां बाहर गैलरी में खड़े होके हमने बॉल को ऐसे फेंका तो वो बॉल नीचे गिरेगा, ये ऐसे। ये एक मोशन है, आपको दिख रहा है, ये मोशन इस मोशन का आधा है। दोनों तरह की कैलकुलेशन हमसे पूछी जाती है, तो आप याद रखिए एक का फॉर्मूला आप दूसरे में फिट नहीं कर सकते। तो अगर आपने इसके फॉर्मूले रटे हुए हैं और ये क्वेश्चन आता है तो इसका फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। इसलिए पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है उस प्रॉब्लम का डायग्राम क्या है। बाद में आप देखेंगे जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो ना हम ये बनाते हैं ना ये बनाते हैं, क्योंकि बच्चे दोनों के रट के आ जाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं
कि हम एक मकान की खिड़की में जाके, विंडो में जाके हमने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाते हुए ऐसे फेंका। अब ये यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा, तो हमको बताना है कितनी दूर गिरेगा। ये अब ना ये वाला एग्जाम्पल चलेगा ना ये चलेगा। इसलिए सबसे अच्छी टेक्निक प्रोजेक्टाइल में है कि आप उसको इन प्रिंसिपल याद करिए। तो क्या चीज याद करिए? वो चीज याद करिए जो अभी अभी आपने नोट की, और कोई स्पेशल चीज नहीं। जो आपने थंब रूल याद किए वही रूल याद रखिए। क्या चीज नहीं बदलती? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती। क्या चीज एक्सेलरेट होती रहती है? टाइम किससे निकाला जाएगा? हाइट किससे निकाली जाएगी? वर्टिकल। रेंज किससे निकाला जाएगा? हॉरिजॉन्टल। और कभी भी दोनों वेलोसिटी में कॉमन क्या चीज लेनी है? टाइम। ये इतने सारे जो प्रिंसिपल है, इससे आप प्रोजेक्टाइल का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते। ओके, तो हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आज इसको लेते हैं, अगली क्लास में इसको ले लेंगे। यहां से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने ली u, ये उसका हॉरिजॉन्टल ux किसके बराबर? उसका मैग्नीट्यूड u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी uy which is equal to u sin थीटा। शुरू करते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए पहले हम एक सिचुएशन सोचते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कब खत्म होता है। तो आंसर है ग्राउंड से उठता हुआ प्रोजेक्टाइल जब वापस ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाए तो फ्लाइट खत्म। ये बात सच है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड से उठेगा और उठकर ग्राउंड तक वापस आएगा, जितना टाइम लगेगा वो टाइम फ्लाइट का टाइम। अब इस फ्लाइट को देखिए, इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी है, कितनी? यहां से हमने एक बॉल को फेंका ऊपर, किस वेलोसिटी से फेंका? u sin थीटा। ये ऐसे ऊपर जा रही है, फिर इसकी वेलोसिटी यहां जाके 0 हो गई, तो ये नीचे गिरनी शुरू, फिर यहां आकर गिरी, टाइम खत्म। यहां से यहां तक ये टाइम लगा मान लीजिए t। ये जब ऐसे ऊपर गई नीचे आई, इस पूरे में एक एक्सेलरेशन काम कर रहा था। वो एक्सेलरेशन कितना था? जी। u sin थीटा इधर था, g इधर है, इसलिए हमने क्या लिया? माइनस। ओके, ये टाइम t। हाँ, अब ये बताइए इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वेरी गुड। यहां से इनिशियल और ये है इसकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल में हाइट में कितना डिफरेंस है? 0। जितना ऊपर जाकर आया फाइनल पॉइंट तो यही है। तो इनिशियल टू फाइनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। अब s इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और टाइम t, ये चार क्वांटिटी में कौन सा इक्वेशन सेट होता है? यस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये s हमने कितना लेना है? 0। ये u कितना लेना है? u sin थीटा, t माइनस हाफ g t स्क्वायर। समझ में आ गया पूरा? अब इन दोनों में t कॉमन निकालिए, t कॉमन निकालते इधर ले आइए, तो वो क्या हो जाएगा? 0/t इज 0। अब यहाँ क्या बचा? u sin थीटा माइनस हाफ g इंटू t। t वाली टर्म इधर ले आइए, हाफ gt इज इक्वल टू u sin थीटा, सो t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन t हमने निकाला
भाषा कौन सी यूज की, कौन कौन सी क्वांटिटी यूज वर्टिकल की, वेलोसिटी u, थीटा और g। गिवन क्वांटिटी क्या थी, आ गया उस भाषा में। तो टाइम हम किससे निकालेंगे, 2u sin थीटा अपॉन g। ये वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में कहां से स्टार्ट होना है, ग्राउंड, कहां गिरना है, सिर्फ इसी केस में ये t निकलेगा और किसी केस में नहीं, और कहीं भी t के लिए आप इसको नहीं यूज करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये t का फॉर्मूला आ गया, तो इसको हमने नोट कर लिया, t टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u। इसका एक लिखने का तरीका आप ऐसा बनाएंगे कि u और g वाला ग्रुप यहां रखेंगे फ्रैक्शन में, और थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है उसको आप यहां रखेंगे, ठीक है। तो ये एक लिखने का तरीका साफ साफ आपको पता लगेगा। ये टाइम हो गया। अब अगली चीज हम लेते हैं इसमें मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए हम सिचुएशन सोचते हैं, प्रोजेक्टाइल वर्टिकल मोशन में ऐसा ऊपर गया, यहां तक पहुंचा, ये वाला जो डिस्टेंस है यही क्या है, मैक्सिमम हाइट, h मैक्स। अब इसमें हमको क्या क्या मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है, u sin थीटा, एक्सीलरेशन कितना है, -g, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, और s कितना है, h max। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, रखिए, निकालिए, सबकी वैल्यू रखो और निकाल के दिखाओ कितना होगा। कैंसल हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आपने -g रखनी है, इसकी वैल्यू 0 रखनी है, सो दिस बिकम -u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन -2g। ये आ गई वैल्यू किसकी, s, और s क्या है, h max। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, h max, हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बाद अगली चीज हमने निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज में कौन सी वेलोसिटी काम में लाएंगे, हाँ, कौन सी वेलोसिटी काम में आएगी, हाँ, जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी को लेना है, तो u cos थीटा लेना है। अच्छा, u cos थीटा कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म की एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, बस छोटा सा फॉर्मूला। तो वेलोसिटी कितनी, राइट। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। सर t टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, हाँ बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। किसका टाइम, पूरा टाइम, जितनी देर हवा में रहा उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट इज t। t को हम नहीं पहचानते तो उसकी वैल्यू रखेंगे वहां से 2u sin थीटा अपॉन g। So this is equal to 2u square upon g cos theta sin theta। ये किसी क्या आ गया, मैक्सिमम, सॉरी दिस इज रेंज r। r means horizontal range। तो ये horizontal range का फॉर्मूला आया। अब ये horizontal range का फॉर्मूला
इस फॉर्मूले में एक गड़बड़ है, 2 sin। इसमें साइन और कॉस दोनों आ गए। हम चाहते हैं एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आए। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आए तो हमको एक इक्विटी मालूम है, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो इसको हमने बना दिया u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा। ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। तो जब आप थीटा की वैल्यू रखना चाहें इसको रख सकते हैं, और अगर थीटा मालूम है उसको डबल करिए, साइन करके उसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में से कोई भी यूज करके हम रेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर अगर सिंगल फॉर्मूला लिखना है, sin 2 थीटा छोटा फॉर्मूला, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादा काम है। अच्छा, ये रेंज का फॉर्मूला है। अब रेंज के बारे में हम लोग दो चीजें और जानना चाहते हैं या चाहते हैं। रेंज मैक्सिमम कब होगा? कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। 45 यस, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। अब u तो इनिशियल वेलोसिटी है और g भी एक कांस्टेंट है। sin 2 थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब रेंज मैक्सिमम होगा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा, मैक्सिमम कितना होता है? 1। कोई भी साइन मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है, लेकिन अगर sin 2 थीटा 1 है तो 2 थीटा को कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हुआ? 45। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जाए तो उस वेलोसिटी से वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएगा। ठीक, सो नोट कर लीजिए, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस, फॉर मैक्सिमम रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन is 45 degree. और मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। ठीक, अब दूसरा फीचर, अगर हम, कोई डाउट? अगर हम 45 डिग्री से नहीं फेंकते तो क्या होगा? देखिए दोनों केस, एक बार 60 से फेंकते हैं और एक बार 30 से फेंकते हैं, 45 से ज्यादा और 45 से कम। हमने ये एंगल बनाया 60, ये, और इसको थ्रो किया, ये ऐसा गया, ये यहां, रेंज कैसा हो गया? कम। ठीक, एंगल बढ़ाया, फिर भी रेंज कैसा हो गया? छोटा। फिर दूसरी बार हमने एंगल छोटा कर दिया 30 से फेंका तो ये ऐसा, अभी भी रेंज कैसा हो गया? कम। इसको थोड़ा सा ऊंचा किया, ये, तो ये यहां जाके गिरा, थोड़ा सा और ऊंचा किया तो यहां जाके गिरा, फिर थोड़ा सा और ऊंचा किया तो यहां गिरा, फिर थोड़ा सा और ऊंचा किया तो ये यहां गया और यहां गिर गया, फिर थोड़ा सा और ऊंचा किया, यहां गया और यहां आ गया, और ऊंचा किया तो यहां जाके यहां होता है। अगर हम सीधा ही फेंक देंगे तो क्या होगा? ये नहीं गिरेगा, रेंज क्या हो गया? 0। इस तरह से 0 से रेंज बढ़ना शुरू होता है। कब तक बढ़ेगा? 45, और नीचे करेंगे तो फिर से रेंज कम होना शुरू होगा, और जब ऐसे ही फेंक देंगे तो यही गिर जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज हमको ये समझ में आई कि रेंज 0 से 45 बढ़ता है, 45 से 90 कम होगा। तो अगर एक बार बढ़ेगा और फिर एक बार कम होगा, ये वाली लोकेशन थी। अगर मुझे बॉल को यहां फेंकना है तो मैं कैसे फेंक सकता हूं? इस एंगल से फेंकूंगा, यहां जाएगा, लेकिन अगर इस एंगल से फेंकूंगा तो भी यहां जाएगा। इसमें हाइट बढ़ जाएगी,
ये छोटा हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम कम मिलेगा उसको, क्योंकि ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाया, टाइम कम मिला, जल्दी से गिर गए। दोनों केस में यहां पहुंचा तो हमने एक रिजल्ट निकाला, दैट देयर शुड बी फॉर एनी गिवन रेंज देयर शुड बी टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। फॉर एनी गिवन रेंज देयर शुड बी टू एंगल्स, भले आप इससे फेंकिए भले इससे फेंकिए, ये एंगल कितने होते हैं। तो इसका हमारे पास मैथमेटिकली एक तरीका है निकालने का। sin 2 theta, we know that sin of any angle is equal to sin of 180 minus that angle. ये आपको मालूम है, यस सर, ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये, Yes, sir. sin थीटा इज इक्वल टू sin 180 माइनस, यही है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 180 माइनस 2। ओके, अब हमने क्या किया, देखिए इसके साथ हमने लगाया u स्क्वायर अपॉन g, तो इधर भी लगा दिया u स्क्वायर अपॉन g, ये u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा, u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा, ये हमने बनाया u स्क्वायर अपॉन g sin 2 और एंगल 2 कॉमन निकाला, क्या बचा 90 माइनस थीटा। मान लो ये अल्फा, u स्क्वायर अपॉन g sin 2 अल्फा, u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा। तो ये जो u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा है, ये किसका फॉर्मूला है, तो आंसर है ये रेंज का फॉर्मूला, रेंज। ये क्या लिखा हुआ है, इक्वल, ये रेंज इस रेंज के इक्वल है, ये रेंज इस रेंज के इक्वल है। इस रेंज का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा। इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 90 माइनस थीटा। तो थीटा से जो हमारा रेंज बन रहा है, वही रेंज किससे बन रहा है, 90 माइनस थीटा से, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल। समझ आया, तो इसको आप नोट करिए, यहां से स्टार्ट करिए। वी नो दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 180 माइनस 2 थीटा। इससे ये नेक्स्ट स्टेप, फिर ये नेक्स्ट स्टेप, तो रेंज फॉर थीटा इज इक्वल टू रेंज फॉर 90 माइनस थीटा। तो दोनों के लिए रेंज बराबर होगा। सुनिए, अगर दोनों के लिए रेंज बराबर है तो मुझे बताइए, अगर ये 60 है, 60, तो ये कितना होगा, 30। यानी इसको हम 60 से थ्रो करें या 30 से थ्रो करें, एक ही जगह गिरेगा। 60 45 से कितना ऊपर है, 50, और 30 कितना नीचे है, 50। हाँ, मतलब 45 से गैप बराबर होना चाहिए। अगर हम 40 से एक प्रोजेक्शन का रेंज बनाते हैं तो उसके बराबर कितना होगा, 50, क्योंकि 90 माइनस 40 50 होता है, लेकिन 45 से दोनों कितना गैप है, 5। तो 45 नीचे से फेंक रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं, दोनों बराबर जा रहे हैं और ऐसा बढ़ते जा रहे हैं। यहां जाके क्या होता है, 45 एक रेंज है और 90 माइनस 45 दूसरा रेंज है, तो 90 माइनस 45 भी कितना हुआ, 45, दोनों यहां मिल गए। अदरवाइज दो एंगल होते हैं, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। इसको नोट कर लीजिए।